प्यारे बच्चों, मैं संगीता तोमर, प्रवक्ता इतिहास, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला शिलाई, शिक्षा खंड शिलाई, जिला सिरमौर, आप सबका हर घर पाठशाला कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए अध्याय 6 का दूसरा भाग लेके आई हूँ और इस भाग में हम सामंतवाद की जो विशेषताएं थी उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर हम विशेषताओं की बात करें तो इसमें सबसे जो पहली विशेषता है वो है राजा। जो राजा होता था वो सैद्धांतिक रूप से समस्त भूमि का स्वामी होता था और उसके पास राजा के पास पहले ना तो स्थायी सेना थी और ना पर्याप्त साधन थे, और जिसके कारण दूर के क्षेत्रों पर उसका जो नियंत्रण था वो बहुत मुश्किल था। इसीलिए उसने अपनी भूमि का बड़ा भाग सामंतों में बांट दिया, और जो सामंत होते थे उन्होंने राजा के प्रति वफादार रहने की कसम खाते थे और वे राजा को सैनिक और राजनीतिक सेवाएं प्रदान करते थे। अब इसकी जो विशेषताओं में दूसरा वो है सामंत। जो सामंत होता था वो अपनी जागीर के अंदर सर्वशक्तिशाली होता था। उसे सेना रखने व अपना न्यायालय लगाने का अधिकार था और वे अपने जागीर में अपनी मुद्रा को भी प्रचलित कर सकता था। लेकिन जो ये सामंत को जो राजा द्वारा भूमि दी जाती थी तो इसके बहुत सारे कर्तव्य भी थे राजा के प्रति, जैसे समय समय पर राजा के दरबार में शामिल होना और राजा को आवश्यकता आने पर सैनिक सहायता देना, राजा के दुर्ग की रक्षा करना और विशेष अवसर पर धनराशि भेंट करना। तो ये तो था राजा और सामंत। अब इसके बाद जो तीसरा प्रमुख जो इसमें विशेषताएं जो थी वो थी मैनर। तो यहाँ पर मैनर जो था ये उस समय जो सामंत होते थे उनके निवास स्थान को मैनर कहा जाता था, और प्रत्येक जो मैनर होता था उस समय ये ऊंची पहाड़ी की चोटी पर बना हुआ होता था। तो उस समय ये जितना बड़ा उस समय सामंत का दुर्ग होता था उससे सामंत की जो शक्ति का आकलन किया जाता था। और उस समय जो ये मैनर ये सुरक्षित जगह पर इस तरह से बनाया जाता था कि इसके चारों ओर एक चौड़ी खाई होती थी जो कि पानी से भरी हुई होती थी, और प्रत्येक मैनर में एक चर्च होता था, एक कारखाना होता था, और वहाँ पर अनेक जो कृषक दास होते थे वो जो सामंत के सेवा के लिए रखे होते थे। तो इसके साथ साथ मैनर में जितनी भी विलासिता की जो वस्तुएं होती थी वो सारी उपलब्ध होती थी। अब बात करते हैं इसके बाद नाइट। उस समय जो सेना का जो प्रमुख होता था उसको नाइट कहा जाता था। नाइट अपने लार्ड से उसी प्रकार से संबंधित था जिस प्रकार से राजा से जो सामंत संबंधित था, और जो नाइट होता था वो अपनी जागीर में एक छोटे शासक की तरह शासन करता था, और उस समय जो सामंत द्वारा नाइट को भूमि दी जाती थी उसे फिफ कहा जाता था, और उसके सुरक्षा का जो पूरा उत्तरदायित्व वो नाइट का ही होता था। तो जो नाइट होता था वो अपना ज़्यादातर समय सेना को प्रशिक्षण और सेना में अनुशासन सिखाने में बिताता था, और आवश्यकता आने पर उस समय जो सामंत होता था उससे सैनिक सहायता लेता था और उसे अपने फिप में बहुत सारे अधिकार प्राप्त थे। अब बात करते हैं कृषक दास की, कि उस समय जो ज़्यादातर जो जनसंख्या का जो भाग था यूरोप में वो इसी वर्ग से संबंधित था। उनका जो जीवन था वो जानवरों से भी बदतर था, क्योंकि वो अपने सामंत और नाइट की जागीर में जाकर काम करते थे। इसके अतिरिक्त उन्हें भरपेट भोजन भी नहीं मिलता था, तो जो उनके द्वारा कार्य किया जाता था उसका भी उनको कोई वेतन नहीं मिलता था, और सामंत जब उनके ऊपर घोर अत्याचार करते थे इसके बावजूद भी वो उसकी कहीं पर भी शिकायत नहीं कर सकते थे। अब हम बात करते हैं इसके बाद सामंतवाद के गुण और अवगुण की। ऐसा नहीं है कि जो ये सामंत प्रथा थी इसके कुछ गुण भी थे और कुछ अवगुण भी थे, तो कई बार ये 2 नंबर के लिए प्रश्न पूछा जा सकता है। तो अगर गुण की बात करें तो सबसे पहले तो जैसा हमने पढ़ा कि जब सामंत प्रथा नहीं थी तो उस समय जब रोमन साम्राज्य का पतन हुआ तो उस समय बहुत सारे विदेशी जो आक्रमणकारी थे उन्होंने आम लोगों को बहुत परेशान किया हुआ था। तो जब सामंत प्रथा हुई तो उसके बाद सामंतों ने जो आम लोगों को इन विदेशी आक्रमणकारियों से बचाया और वहाँ पर शांति स्थापित की। दूसरा, सामंती राज में कई बार क्या होता था कि जो राजा होता था वो निरंकुश हो जाता था और प्रजा पर अत्याचार
करता था। लेकिन सामंती प्रथा में जो राजा था उसके पास वास्तविक शक्तियाँ नहीं होती थी, तो इस कारण से जो राजा द्वारा लोगों पर अत्याचार किया जाता था तो वो नहीं कर पाया। कुल मिलाकर जो उस समय लोगों के पर जो अत्याचार होते थे तो सामंती प्रथा ने उसको भी बचाया। अब बात करते हैं अवगुण की। तो सामंत प्रथा के क्या क्या अवगुण थे? इससे एक तो समाज दो वर्गों में बट गया, एक सामंत और दूसरा किसान। जो सामंत लोग थे वो धन और शक्ति के बल पर क्या करते थे कि जो कृषक दास थे उनके ऊपर अत्याचार करते थे, और जिससे कि समाज में एक नफरत का जो माहौल वो विकसित हो गया। तो ये तो थे सामंत प्रथा के गुण और अवगुण। अब इसके बाद हमारा जो मेन यहाँ पर टॉपिक रहने वाला है और जो कई बार आपसे 5 नंबर के लिए भी प्रश्न पूछा जा सकता है, वो है सामंत प्रथा के पतन के कारण। तो ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अपने नोटबुक पर बहुत ही ज़रूरी लिखे, क्योंकि ये हमेशा ही पेपर में पूछा जाता है। तो जो ये सामंती प्रथा थी इसका पतन हुआ, और इसके पतन के लिए सबसे पहले लोगों की दयनीय स्थिति कि सामंतवाद के अधीन लोग, विशेष तौर पर जो कृषक थे, उनकी स्थिति बहुत दयनीय थी। लोग सामंतों के घोर अत्याचार के कारण बेहद दुखी थे। वे सामंत के विरुद्ध ना तो कहीं शिकायत कर सकते थे, क्योंकि जो न्यायालय वगैरह होते थे वो खुद सामंत लगाते थे, और इन न्यायालयों में सामंत अपनी इच्छा अनुसार लोगों के जो मुकदमे उसका निर्णय देते थे, और उनके द्वारा जो भी डिसीजन लिया जाता था उसको फाइनल माना जाता था। तो सामंत लोगों को अनेक प्रकार के कर देने के लिए भी बाध्य किया जाता था, और उसके मैनर के जो लोग होते थे वो सामंत की इच्छा के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं कर सकते थे। यहाँ तक कि विवाह वो भी उनको सामंत के ही अनुमति से ही करना पड़ता था, और वो भरपेट मतलब भोजन भी उनको नहीं दिया जाता था, जबकि वो 16 से 18 घंटे काम करते थे। और दूसरी ओर उनके जो खून पसीने की जो कमाई थी उससे सामंत जो होते थे वो बहुत शान शौकत का जीवन व्यतीत करते थे। तो अगर कहीं ना कहीं लोगों में जो सामंत के प्रति बढ़ता हुआ आक्रोश वो उनके पतन का कारण बना। अब इसके बाद बात करते हैं धर्म युद्ध। जो धर्म युद्ध थे ये 11वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य यूरोप में ईसाई और मुसलमानों के बीच में जेरूसलम को लेकर लड़े गए। तो ये युद्ध जो थे इसमें जो पोप था उसकी अपील पर बड़ी संख्या में सामंत अपने सैनिकों सहित युद्ध में शामिल हुए। इन युद्धों में, जो कि ये युद्ध बहुत लंबे समय तक चले, इसमें बहुत सारे सामंत मारे गए, और इससे उनकी शक्ति को भी गहरा आघात लगा, और राजाओं ने इस स्वर्ण अवसर का लाभ उठाया और उन्होंने जो बचे हुए सामंत थे उनका दमन कर दिया। तो इस तरह से धर्म युद्ध भी कहीं ना कहीं सामंत प्रथा के पतन का कारण बने। अब इसके बाद बात करते हैं राष्ट्रीय राज्यों का उत्थान। तो सामंतवाद के उदय के कारण राज्य की जो वास्तविक शक्ति वो सामंतों के हाथों में आ गई थी, और सामंतों को अनेक अधिकार भी प्राप्त थे। उनके अधीन एक विशाल सेना भी होती थी। तो सामंत के सहयोग के बिना राजा कुछ नहीं कर सकता था। तो वास्तव में उस समय राजा की जो स्थिति थी वो पिंजरे के एक पंछी के समान थी। लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियों में बदलाव आया। 15वीं शताब्दी के अंत और 16वीं शताब्दी के आरंभ में अनेक राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना हुई। तो इन जो राज्यों में राजा को इन्होंने काफ़ी शक्तिशाली बनाया, और उन्होंने अपने एक अधीन शक्तिशाली और आधुनिक सेना का भी गठन किया, और इस सेना को तोप और बारूद से लैस किया गया। दूसरी ओर जो सामंत के अधीन सेना होती थी उनकी लड़ाई के ढंग और हथियार भी अभी पुराने थे। तो अतः जो नए शासकों को सामंतों की शक्ति कुचलने में किसी विशेष कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा। तो ये तो था हमारा राष्ट्रीय राज्यों का उत्थान। इसके बाद बात करते हैं कृषकों का विद्रोह, कि 14वीं शताब्दी में यूरोप में जो कृषकों ने विद्रोह किए वो भी कहीं ना कहीं सामंतवादी प्रथा के पतन का कारण बना। कि 1347 ईस्वी से 1350 ईस्वी के दौरान यूरोप में एक भयानक ब्यूबोनिक प्लेग फैली, जिस तरह से आजकल कोरोना महामारी फैली हुई है। तो इसे काली मौत के नाम से भी जाना जाता था। इसके चलते यूरोप की जनसंख्या का एक बड़ा भाग मृत्यु का ग्रास बन गया, और इसमें अधिकांश संख्या कृषकों की थी, और जो बचे हुए जो कृषक थे उस समय
वो मजदूरी की मांग करने लगे कि हमें अधिक मजदूरी दी जाए, किंतु सामंतों ने उनकी इस उचित मांग को स्वीकार ना किया। तो इससे कृषकों का पहले की तरह वो दोबारा से जब शोषण करने लगे तो बाध्य होकर यूरोप में अनेक स्थानों पर जो कृषकों ने वो सामंत के विरुद्ध विद्रोह करना शुरू कर दिया। तो इस तरह से जो सामंतों के विरुद्ध कृषकों के विद्रोह हुए वो भी उनके पतन का कारण बने। अब इसके बाद बात करते हैं मध्यम श्रेणी का उत्थान, कि 15वीं और 16वीं शताब्दी में यूरोप में मध्य श्रेणी का जो उत्थान था ये भी सामंतवादी व्यवस्था के लिए विनाशकारी सिद्ध हुआ। मध्यम श्रेणी में जिसमें कि व्यापारी, उद्योगपति और पूंजीपति। तो इस काल में यूरोप में व्यापार के क्षेत्र में तीव्रता से प्रगति हो रही थी और इस कारण समाज में मध्य श्रेणी को विशेष सम्मान प्राप्त हुआ। इस श्रेणी ने सामंतों द्वारा किए जा रहे अत्याचारों का अंत करने के लिए शासकों से सहयोग किया और शासक पहले ही सामंतों के कारण परेशान थे, अतः उन्होंने मध्य श्रेणी के लोगों को राज्य के उच्च पदों पर नियुक्त करना शुरू कर दिया। तो जो ये मध्य श्रेणी द्वारा दिए गए उसको राजा को जो आर्थिक सहयोग के कारण शासक अपनी स्थायी और शक्तिशाली सेना का गठन कर सके और इससे सामंतों की शक्ति को एक गहरा आघात लगा। तो ये तो था मध्यम श्रेणी का उत्थान। अब बात करते हैं सामंतों के आपसी झगड़े। किस प्रकार से कि मध्यकाल यूरोप में सामंतवाद का बोलबाला था और उस समय सामंत बहुत शक्तिशाली थे, उनके पास जागीर भी थी, धन भी था और सेना भी थी। और इससे क्या हुआ कि अब वो जो सामंत थे वो आपस में ही ईर्ष्या करते थे, एक सामंत दूसरे जागीर की सामंत से ईर्ष्या करता था और उनकी जो ईर्ष्या थी वो कई बार इतनी बढ़ जाती थी कि वो आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते थे और बाद में जो कि उनके पतन का कारण बना। अब बात करते हैं नगरों का उत्थान। तो जो नगर हुए उस समय, नए नए नगर, वेनिस, जेनेवा, फ्लोरेंस, पेरिस, लंदन, ये जो नगरों का जो उत्थान हुआ तो ये भी कहीं ना कहीं सामंत प्रथा के पतन का कारण बना, क्योंकि इन नगरों में रहने वाले लोगों को स्वतंत्रता प्राप्त थी, इसीलिए बहुत सारे जो कृषक दास थे वो सामंतों के अत्याचारों से बचने के लिए नगरों में आ बसे। तो इन नगरों में उन्हें व्यवसाय के जो अच्छे अवसर प्राप्त हुए। इसके अतिरिक्त गांव के जो अनेक लोग थे वो नगरों में आकर इसलिए बस गए क्योंकि नगरों में उनको बेहतर सुविधाएं उपलब्ध थी। तो इस तरह से नगरों का जो उत्थान था ये भी सामंत प्रथा के पतन का कारण बना। और अब हमारा जो लास्ट का पॉइंट है वो है मुद्रा का प्रचलन। जब सामंतवादी काल था तो उस समय जो था वो वस्तु विनिमय की प्रथा प्रचलित थी। जब मध्य युग में मुद्रा का प्रचलन शुरू हुआ तो इस तरह से इसका यूरोपीय अर्थव्यवस्था पर एक क्रांतिकारी परिणाम निकला। अब प्रत्येक जो वस्तु थी वो मुद्रा के माध्यम से खरीदी जाने लगी और मुद्रा के प्रचलन से लोगों को सामंतों के जुल्मों से छुटकारा मिला और इस कारण से लगभग अब सभी आवश्यकताओं के लिए पहले तो क्या होता था कि जो सामंत होते थे उनके ऊपर जो कृषक दास थे वो पूरी तरह से निर्भर होते थे, लेकिन जब मुद्रा का प्रचलन हुआ तो उसके बाद अब वो कहीं से भी कोई भी वस्तु खरीद सकते थे। और इसके अतिरिक्त मुद्रा के प्रचलन के कारण जो राजा थे अब उन्होंने भी अपनी स्थायी सेना रखना संभव हो गया उनके लिए। तो इस तरह से मुद्रा के प्रचलन ने भी कहीं ना कहीं सामंत प्रथा के पतन में अहम रोल निभाया। तो प्रिय बच्चों, ये तो हमारा आज का टॉपिक था और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने इसमें से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। और आज का जो हमारा वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। जय हिंद, जय भारत।